हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास की तरह इस बार भी हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि जो प्रथम जो कंपनी था वो पुर्तगाल कंपनी हमारे ऊपर आया था भारत में व्यापार करने के लिए। दूसरी कंपनी जो डच था, तीसरी अंग्रेज, उसके बाद फ्रांस, डेनिश भी वगैरह आया था। तो हम लोग यहाँ पे 3 कंपनी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी बनकर आया था, जिसकी आप बताए थे कि पुर्तगाल, जो पुर्तगाल था वो 1498 में, याद करने के लिए मैं बता देता हूँ कि 1498 में वो व्यापार करने के लिए आती है। उसी प्रकार ये जो डच है जो 1596-97 के आसपास में व्यापार करने के लिए शुरू करता है। अंग्रेज ये भी 1600 के आसपास में व्यापार करने के लिए प्रयास करता है भारत में। उसके बाद आता है फ्रांस। ये 4 कंपनी को ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 कंपनी काफ़ी प्रमुख होती है। ये 1664 में एक कंपनी आती है और पुर्तगाल जो 1498 में व्यापार करने के भारत पहुँचती है व्यापार करने के लिए, लेकिन इन्होंने जो कंपनी की स्थापना करता है 1503 में करता है। 1503 में कहाँ करता है? केरल। आपको ये चीज़ मैं बता दिए थे, केरल में करता है, कालीकट के तट पे। कालीकट के तट पे ये पुर्तगाल ने प्रथम कोठी की स्थापना किया था। उसके अलावा आप देखे थे डच, ये 1596-97 में भारत को पहुँच एक कंपनी बनती है, लेकिन 1605 में इन्होंने प्रथम कोठी की स्थापना करता है मछलीपट्टनम में। कहाँ करता है? मछलीपट्टनम में। इसके बाद अंग्रेज, ये 1600 ईस्वी में इस कंपनी का गठन होता है, लेकिन इन्होंने 1608 में, कब? 1608 में सूरत में ये फैक्ट्री खोलती है, लेकिन बन पूरा नहीं हो पाता है। तब जाके 1611 में मछलीपट्टनम में ही ये क्या करती है? अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर पाता है। लेकिन प्रथम फैक्ट्री इसके लिए कौन होता है? सूरत ही होता है, जो 1608 में बनाना शुरू किया था, लेकिन ये कुछ कारण से रुक गया था। लेकिन 1612 से बनना शुरू हुआ और 1613 में ये कंपनी एक कोठी पूर्ण रूप से पूरा हो गया था। फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 में ये क्या होती है? व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन 1668 में, कब? 1668 में इन्होंने प्रथम कोठी की स्थापना भी करता है सूरत में ही। कहाँ करता है? सूरत में। यानी कि फ्रांसीसी की प्रथम कोठी कहाँ खुलती है? सूरत में। ये कब आती है? 1668 में। तो यह कंपनी का गठन कब हुआ? ये कंपनी का गठन आप इसे याद रख सकते हैं, ये कंपनी का गठन का डेट है, ये फैक्ट्री है, यानी कि प्रथम फैक्ट्री ये कहाँ खोल पाया था। लेकिन इसके अलावा, फैक्ट्री के अलावा ये लोग किला भी बनाया करता था। तो देखें तो हम लोग सभी फ्रांसीसी तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब है कि 1707 के बाद, 1707 के बाद, यानी कि केंद्रीय शासक मुगल शासक औरंगजेब के मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु के बाद जो भी शासक था, जैसे पंजाब का शासक, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब और बंगाल की शासक, ये सभी स्वतंत्र होना चाह रहा था, क्योंकि इस समय मात्र 2 कंपनी ही प्रतिस्पर्धा के रूप में दिखाई दे रहा था। वो एक था फ्रांस, और जो दूसरी कंपनी था उस कंपनी का नाम था अंग्रेज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच क्या होती है? युद्ध होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्नाटक का युद्ध। क्या बोलते हैं? कर्नाटक का युद्ध। ये कर्नाटक का युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रथम कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रथम कर्नाटक का युद्ध। क्या बोलेंगे? प्रथम कर्नाटक का युद्ध, जो 1746 से 1748 तक ये युद्ध हुआ था भारत में।
तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जो भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था वो कितने हुआ था, 3 युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रथम कर्नाटक का युद्ध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रथम कर्नाटक का युद्ध। फ्रांस और अंग्रेज के बीच जो होने वाला जो युद्ध होता है उस युद्ध को भारत में क्या बोला गया, कर्नाटक का युद्ध। क्या बोला गया, कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं, जो 1746 से 1748 के बीच में घटनाएं घटी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस युद्ध के कारण क्या था। इस युद्ध का कारण था यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी को लेकर। यूरोप में क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर। इसका मतलब हम लोग को समझना होगा कि यूरोप का जो ऑस्ट्रिया का जो राजा था, उस राजा का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होता है तो इनका एक भी पुत्र नहीं था, मात्र 3 पुत्री थी, और इसी 3 पुत्री में से किन्हीं एक का उत्तराधिकारी बनाना था। लेकिन यहाँ पे फ्रांस और अंग्रेज चाह रहा था कि मेरे व्यक्ति ही क्या बने, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार बने, क्योंकि इनका वहाँ पे बात बन जाता है। इसी को लेके 1740 में यूरोप में क्या होता है, तनाव की स्थिति हो जाता है, और इस तनाव के कारण यही सूचना भारत में क्या कब पहुँचती है, 1746 में पहुँच जाती है। जब ये सूचना भारत में 1746 में जब पहुँचती है, तब जो मद्रास पे जो कब्जा था वो अंग्रेज़ों का था, और पांडिचेरी में जो किला था खुला हुआ था, यहाँ पे कब्जा किसको था, फ्रांस के था। तब अंग्रेज निकोलस मार्श था, वो अपनी सेना लेकर पांडिचेरी पे कब्जा करना चाह रहा था। लेकिन ये यहाँ का जो गवर्नर था डुप्ले चाह रहा था कि मैं अभी मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तो इसे लड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन इन दोनों को बीच जैसे ये पत्र जब लिखता है निकोलस मार्श के बाद कि हमारी जो तनाव थी जो यूरोप में था, लेकिन भारत में हम लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, तो हम दोनों का स्थिति यहाँ पे वैसा ही बना हुआ रहना चाहिए ताकि हम लोग को आपस में युद्ध ना हो। ये स्थिति डुप्ले अपने विचार प्रकट करता है निकोलस मार्श के साथ में। लेकिन निकोलस मार्श की मदद करने के लिए जो अंग्रेजी कमांडर था, उस कमांडर का नाम था बार्नेट। क्या नाम था, बार्नेट अपनी सेना लेकर भारत आ रहा था निकोलस मार्श के मदद करने के लिए और डुप्ले से लड़ाई करने के लिए। तब डुप्ले काफ़ी अधिक महत्वाकांक्षी था, ये चले जाता है। डुप्ले कहा जाता है कर्नाटक का जो राजा है, कर्नाटक के जो शासक था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। इस अनवरुद्दीन के पास जाता है, बोलता है कि जो क्षेत्र है जो आपका है, आप यहाँ पे क्या करवाइए, शांति कायम करवाइए। लेकिन शांति कायम करने की मांग करता है, लेकिन यहाँ पे शांति ना होने की वजह से ये वार्नेट क्या होती है, अपनी सेना लेके जब आ रही थी, तब डुप्ले कहाँ पहुँचता है, जो मॉर्सेस का जो व्यक्ति है इसको था, उस व्यक्ति का नाम था ला बुर्डेन। उस व्यक्ति का नाम क्या था, ला बुर्डेन। ये मार्सेस का था। इस अधिकारी के पास जाता है, इस गवर्नर के पास जाता है, और जो ला बुर्डेन है जो डुप्ले के मदद में उतर जाता है, और वार्नेट है जो निकोलस के मदद में क्या होती है, उतर जाता है। और रास्ता में ही वार्नेट है जो फ्रांसीसी जहाज को क्या कर लेता है, जीत लेता है। तो जैसे ही वार्नेट क्या करती है, फ्रांसीसी जहाज को रास्ता में जब पनडुब्बी को जीत लेता है, वैसे क्या करती है, डुप्ले इस ला बुर्डेन की सहायता से ये क्या करती है, मद्रास पे हमला कर देता है, और तोप के बल पे, बम बारूद के बल पे इस मद्रास को क्या करती है, जीत लेता है। जब इस मद्रास को जब जीत लेता है, तब क्या होती है, यहाँ पे अंग्रेज़ों की हार होती है। लेकिन ये काफ़ी कूटनीति भी जानते थे, तो निकोलस जो अंग्रेज थे, जो ला बुर्डेन को आपस में मिला लिया और इसे 4 लाख पाउंड
4 लाख पाउंड क्या कर दिया, इन्हें घूस दिया, बोला कि आप चले जाइए, हम इन लोग से निपट लेंगे। और इनकी घूस की वजह से ये क्या होती है, पूना मद्रास क्या होती है, अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। तो ये क्या करती है, डुप्ले क्या करता है, वो महत्वाकांक्षा अधिक था, ये उनके अंदर उस प्रकार की कूटनीति चाल थी। तो डुप्ले क्या किया, डुप्ले पूना किसके पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास जाता है, बोलता है कि यदि मैं मद्रास को यदि जीत लूँगा तो उसका कुछ क्षेत्र मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। तो अनवरुद्दीन क्या होती है, सिर्फ शांति बनाए रखना, खाली बोला कि आप किसी के पक्ष में मत जाइएगा। तो अनवरुद्दीन यहाँ पे चुप रहा और डुप्ले अपने पुनः तोपखाने के बल पे मद्रास को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब मद्रास को जब कब्जा कर लिया तो यहाँ पे अंग्रेज क्या होती है, पुनः हार जाता है। अंग्रेज क्या करती है, पुनः यहाँ पे हार जाती है। अब बच गया कौन, बच गया कर्नाटक के जो राजा था अनवरुद्दीन, और कौन बच गया, डुप्ले। यहाँ पे कौन बचा, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बीच में क्या होने वाली है, अपने जो प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव पे इन लोग को बात बनने वाली है। कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, वो अपने पुत्र महफूज खान को कहाँ भेजता, मद्रास भेजता है यहाँ पे कब्जा करने के लिए। लेकिन डुप्ले क्या करता है, इनकार कर देता है ये क्षेत्र देने के लिए। तब जाके डुप्ले और महफूज खान के बीच एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है अडयार का युद्ध। अडयार का युद्ध होता है, और अडयार का युद्ध या तो बोल सकते हैं सेंट थॉमे का युद्ध, क्योंकि सेंट थॉमे नामक स्थान पर हो रही थी, इसलिए इसे अडयार का युद्ध या सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है। यानी कि अडयार का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, तो कर्नाटक के राजा महफूज खान और डुप्ले के बीच में होने वाला युद्ध को क्या बोला गया, अडयार का युद्ध। अडयार का युद्ध क्यों हो रहा था, क्योंकि मद्रास पे अंग्रेजों को हटाने में ये जो अनवरुद्दीन था इसे सपोर्ट किया था फ्रांसीसी को, तो हक बनता था कि इन्हें भी वहाँ पे क्षेत्र दिया जाए, लेकिन डुप्ले ने कहा किया इन्हें नहीं दिया। इस कारण से क्या होती है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है अडयार का युद्ध। लेकिन इस पे पूरा मद्रास पे कब्जा किसकी हो जाती है, फ्रांसीसियों का यहाँ पे कब्जा बन जाता है, फ्रांसीसी यहाँ पे क्या होती है, कायम हो जाती है। लेकिन यही घटना 1746 के आसपास में क्या आती है, यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप में युद्ध क्या हो जाती है, शांति हो जाता है। और शांति हो जाने के कारण इन दोनों के बीच में वहाँ पर एक संधि होता है, फ्रांस और यूरोप के बीच में एक संधि होता है जिसका नाम होता है एक्स ला सापेल का संधि। सापेल का क्या होती है, संधि होता है, ऐका होता है 1746 में होता है। और इस संधि के दौरान भारत में भी जो मद्रास में जो अंग्रेज था और पांडिचेरी में कौन बैठा हुआ था, फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई सुलझ हो जाती है। और इस सुलझ के बाद मद्रास पर पुनः कब्जा किसको हो जाता है, पुनः फिर किसको हो जाता है, अंग्रेज को दे दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार जो हमेशा जो युद्ध हुआ और युद्ध को फिर वो अपनी पुनः स्थिति पे चल गया, इस घटना को ही बोला जाता है कर्नाटक का युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध। तो यहाँ पे आपको 3 बात याद रखना हो। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ, 1746 से 1748। और इस प्रथम कर्नाटक के युद्ध में कौन सी संधि हुआ, तो संधि का नाम है एक सलाह सापेल की संधि। एक सलाह सापेल की संधि किन के बीच हुआ, तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुआ। फ्रांस के सपोर्ट में कौन था, डुप्ले, और अंग्रेज के सपोर्ट में कौन था, निकोलस मार्श था। निकोलस मार्श की मदद करने के लिए ब्रिटिश कमांडर कौन आए थे, वार्नेट आए थे। और डुप्ले के सपोर्ट करने के लिए जो मार्शियस व्यक्ति कौन आए थे, ला ब्रूडेन। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। इस प्रकार मद्रास पर पुनः स्थिति क्या होती है, बन जाती है। तो हम इस प्रकार कर्नाटक युद्ध क्या होती है, समाप्त हो जाता है। कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेके। तो चलिए आज हमारी क्लास इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय कर्नाटक युद्ध और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखेंगे, और उसके बाद प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस प्रकार हमारी इतिहास आगे बढ़ेगा। यदि आप लोग को ये क्लास बढ़िया लगता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस पूरे क्लास को एक बार आपको ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए, जय हिंद।